आप सोच रहे होंगे ये क्या है? क्या कोई स्पेसशिप है या किसी और दुनिया में जाने का पोर्टल? नहीं नहीं, ये है वो जगह जहाँ पर हर एक सोल पैदा होने से पहले जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, पैदा होने से पहले। भगवान कृष्ण कहते हैं जो आदमी पैदा हुआ है उसको मरना होगा, लेकिन जो मर गया है उसको पैदा भी होना होगा। तो ये वही जगह है। तो पैदा होने से पहले आप जाते हैं रिंग ऑफ डेस्टिनी में, और यहाँ आप अकेले नहीं जाते, आपके साथ होता है एक ट्रेनर, एक गाइड जो आपको हर छोटी छोटी चीज़ में हेल्प करता है। ये रिंग ऑफ डेस्टिनी बड़ी अलग टाइप की होती है। इसमें आप अपनी ढेर सारी फ्यूचर लाइफ्स को देखते हैं, ख़ास तौर से नेक्स्ट लाइफ को। आप इसको एक मूवी की तरह स्क्रॉल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप कौन से शहर में पैदा हुए हैं, न्यूयॉर्क में कि इंडिया में, गरीब या अमीर, अकेले या भीड़ के साथ। आपके साथ कौन कौन पैदा होगा, अपाहिज होंगे कि बीमार होंगे, ऐसी ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें पहले से ही चेक कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। और फिर आप खुद डिसाइड करते हैं कि मैं धरती पर जा रहा हूँ इस शहर में, इन तकलीफ़ों के साथ, इन सुविधाओं के साथ, और मेरी ज़िंदगी का ये मिशन होगा। तो क्या आप रेडी हैं इस जगह को समझने के लिए, देखने के लिए? तो आइए चलते हैं रिंग ऑफ डेस्टिनी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में। इसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। ये बड़ी अजीब लगेगी कुछ लोगों को, क्योंकि हमने इसमें बात की है कि हम लोगों का क्या होता है हमारे मरने के बाद और पैदा होने से पहले। आमतौर पे जब भी हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम ये जन्म या तो पिछला जन्म, इसके बारे में बोलते हैं। आज हम लोग ख़ास तौर से बात करेंगे कि जब आप पैदा होने वाले हैं उसके जस्ट पहले क्या होता है। अब ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसमें हम लोग एक जगह जाते हैं, इसका नाम है एरिया ऑफ सिलेक्शन। तो आज वहाँ पर क्या करते हैं ये डिस्कस नहीं करेंगे, वो एरिया ऑफ सिलेक्शन कैसा होता है ये डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम मरते हैं, या इवन मरने की बात छोड़ दीजिए, जब हम जिंदा हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये फिजिकल बॉडी है जो हमारे पास है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ऐसा मैं भी मानता था करीब 20 साल पहले तक, 20-22 साल पहले तक। उसके बाद मुझे कुछ हुआ, मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस आए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा एक रियलाइजेशन हुआ, एक समझ गहरी हुई, जिससे मुझे पता चला कि हमारी एक नहीं 3 तो शरीर हैं, जिसको भगवान कृष्ण शरीर कहते हैं, और एक होता है आत्मन या तो सोल। और जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, हमारे पिछले जन्म में हमको क्या हुआ, तो हम प्राइमरीली बात कर रहे हैं सोल की नहीं, एस्ट्रल बॉडी की या तो मॉलिक्यूलर बॉडी की। इन तीनों बॉडीज का नाम पता है आपको? इसको हम लोग बोलते हैं अपनी ज़नोगा सीरीज़ में, जो dkbrains.com पे प्राइमरीली हमारा काम ये है। अब से ध्यान रखिएगा, हम लोगों का, जो हम लोग इस शरीर को देख रही हैं आप, ये, या आप लोग, या जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और उनको ये बात समझ में आ रही है, हमारा काम है ज़िनोगी बनना और दूसरों को ज़िनोगी बनाना। तो कौन है ज़िनोगी? जो अपने बारे में, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, और जितना समझ गया उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़िनोगी के हिसाब से हमारी होती हैं 3 शरीर। सबसे पहला शरीर है जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी, या तो और स्पेसिफिक करें तो सेलुलर बॉडी, क्योंकि ये सेल्स से बनता है, जिसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। सेल वो होता है जिसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं, न्यूक्लियस होता है। इसके बियॉन्ड कोई डॉक्टर मानता नहीं है कि हमारे पास कोई और बॉडी है। लेकिन एक और चीज़ है, ये हमारा प्राइमरी बॉडी नहीं है, ये सेकेंडरी बॉडी है। इससे भी ज़्यादा प्राइमरी बॉडी है हमारा एस्ट्रल बॉडी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मुझे कैसे उस पर भरोसा हुआ, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था कि जब हम सोते हैं तो सपना क्यों देखते हैं। और अब मुझे रियलाइज हुआ कि हम सपना नहीं देखते, हम सपने को जीते, चाहे वो 1 सेकंड के लिए आए। हम देखते नहीं हैं, जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि हमारे पास एक दूसरी बॉडी है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी या तो एस्ट्रल बॉडी। उसमें हम जितनी बार भी सोते हैं, जाते हैं।
और मरने के बाद भी हमारा एस्ट्रल बॉडी जिंदा रहता है काफी समय के लिए मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, लेकिन इनएक्टिव रूप में होता है। जैसे हम जब इस धरती को छोड़ के जाते हैं तो हमारी बॉडी यहीं चली जाती है ना, धरती से मिल जाती है। अगर जला देते हैं तो राख हो जाती है, अगर गाड़ देंगे तो मिट्टी हो जाती है, लेकिन बॉडी तो रहती है, खाली रूप बदलता है। फिर जब हम पैदा होते हैं धरती से बोलते हैं थोड़ा सा बॉडी दो भाई, फिर पहन लेते हैं। तो वो है हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बॉडी है जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है किताबों में भी और हमारे इस जुनों का कोर्स में भी बात की है हमने, लेकिन वो बहुत मुश्किल है उसको समझना भी, बिकॉज उसका रूप हमारी ब्रेन के कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड है। इसलिए मुझे लगता है कि उसको कम से कम बात की गई है शास्त्रों में। उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कारण शरीर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉजल बॉडी या तो इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। कॉजल मतलब कॉज, हमारी लाइफ के होने का कॉज, वो प्राइमरी कॉज है इस फिजिकल वर्ल्ड में आने का। उसके बाद सेकेंडरी कॉज है मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा होना, तब मॉलिक्यूलर बॉडी इकट्ठी होती है। थर्ड कॉज है सेल्स का इकट्ठा होना, तब हमारे पास फिजिकल बॉडी आती है। लेकिन ये तीनों बॉडी हम लोग जब हम पहली बार इस दुनिया में एंटर करते हैं, मतलब इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, हम शुरू कर देते हैं यूज करना। और हर बार जितनी बार भी हम जन्म लेते हैं, हमारी मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, वो सब इकट्ठा होते रहता है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा होते रहता है। हमारे फिजिकल जब हम दुनिया में हैं तो इस दुनिया का एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में इकट्ठा होता है। जब मरने के बाद हम मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां पर एक माइंड है मॉलिक्यूलर बॉडी का, वो एक्सपीरियंसेस इस जन्म का और पिछले कई जन्मों का, सारे जन्मों का मेमोरी उस माइंड में होता है। लास्ट में सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड होते हैं हमारे कॉजल बॉडी के माइंड में। हर एक बॉडी का एक माइंड होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, इसलिए आज सिंप्लिसिटी के लिए यहां ध्यान रखें कि जब भी हम सोल की बात करेंगे तो हम आत्मन की बात नहीं कर रहे हैं, जो कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रल बॉडी की या तो मॉलिक्यूलर बॉडी की, क्योंकि फिजिकल डेथ के बाद भी वो जिंदा रहता है। अब जर्नी ऑफ सोल सीरीज बहुत लंबी चली है, इसमें से बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पर जो नहीं अवेलेबल है वो dkbrains.com पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम अब 99th वीडियो पे हैं और अब वहां पर पहुंच चुके हैं जहां डॉक्टर माइकल नाम के एक डॉक्टर हैं, अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं और उनको लेके जाते हैं दो दुनिया के बीच में और उनसे पूछते हैं कि वहाँ कैसे जी रहे हैं आप। और फिलहाल जिस बंदे से वो बात कर रहे हैं उसका नाम नहीं है, क्योंकि वो हर एक क्लाइंट को नंबर देते हैं। तो इस वाले क्लाइंट का उन्होंने केस नंबर 25 दिया है उनकी बुक जर्नी ऑफ सोल में। और अब वो आदमी बता रहा है मुझे पैदा होना है और पैदा होने से पहले मुझे जाना होगा एरिया ऑफ सिलेक्शन में। इससे पहले कि हम इस मेन टॉपिक को शुरू करें, मैं चाहता हूं थोड़ा सा, जो समझदार लोग हैं, जो लोग ये कहेंगे कि ये क्या फालतू की वीडियो आपने बना रखी है, कोई प्रूफ है आपके पास पैदा होने का, जन्म लेने का, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, एकदम पतले से, बहुत पतले धागे की तरह, और वो लाइफ जानबूझ के बहुत पतला रखती है और टाइम टाइम पर तोड़ती रहती है। बहुत कम लोग हैं जो इस मेमोरी को चलाना जानते हैं। ज़्यादातर ये मेमोरी हमको चलाती है। जब मैं ऐसी सीरीज बना रहा हूं तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि आप मेमोरी के मालिक बने और एक पॉइंट के बाद आप इतने समझदार हो जाएं, इतने महान नहीं बोलेंगे, आप इतने मैच्योर हो जाएं कि जिस मेमोरी को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसको कर सकें। अब छोटी सी चीज़ समझिए, आज मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि 2 कुर्ते मुझे खरीदने हैं स्कूल के लिए। मैंने कहा कोई स्पेसिफिक कलर? उसने कहा नहीं। मैंने कहा मेरा साइज़ तेरा साइज़ एक ही यार, तू मेरे ही पहन ले, क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करना। उसने कहा ठीक है। अब उसने पूछा रखा कहाँ है, बता दीजिए मैं ले लेता हूँ। मैंने उसको कहा कि ऊपर अलमारी के सेकंड ड्रॉर में रखा है। वो गया, उसने खोजा, मिला ही नहीं, चुपचाप अपना निकल गया वहाँ से। फिर मैं गया, मैंने खोजा, तब मुझे याद आया
कि कुर्ता तो मैंने यहां से शिफ्ट कर दिया है, लेकिन लास्ट मेमोरी क्या थी? अलमारी का सेकंड ड्रॉर। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे याद आया कि नहीं नहीं, हाँ, यहां से तो शिफ्ट करके मैंने वहां रख दिया था जहां सर्दी के कपड़े रखते हैं। तो मैंने बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे एक बड़ा सा जो नहीं होता बेड के अंदर, वहां खोला, वहां भी नहीं है। तब ध्यान आया कि जो सारे मेन मेरे अच्छे अच्छे कुर्ते थे, मैं नहीं पहनता था, तो वो दे चुका हूं, सबको बांट चुका हूं, वो याद ही नहीं था। तो मेमोरी की मजबूरी है कि कम से कम रखूं। इसलिए कभी किसी की डेथ हो ना, तो ध्यान रखिएगा, लाइफ की मजबूरी है कि कम से कम रखें। अच्छा, उसी में से कुछ मेमोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको लाइफ जिंदा रखती है। अब कृष्ण जैसे इंसान जब धरती पर आते हैं, कुछ कहते हैं तो बहुत कुछ कहा होगा। मैंने सुना है, मतलब जो लोग मानते हैं 80-85 साल तक वो जिए थे, तो बहुत सी बातें की होंगी। उनकी बायोग्राफी का नाम है भागवतम, ढेर सारे इवेंट्स उसमें हैं, कैसे उन्होंने पूतना का दूध पिया और उसी को मार डाला, कंस को मारा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कृष्ण ने कहा, वो भगवत गीता के रूप में स्टोर्ड है। वो पूरी की पूरी बातचीत महाभारत का पार्ट है। लेकिन कमाल की चीज है, ये घटना 5000 साल पहले माना जाता है कि हुआ। लाइफ ने इसको लोगों के मन में और किताबों के रूप में आज तक जिंदा रखा है। दिक्कत यह है कि लाइफ के लिए सारी मेमोरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही हमारे लिए सारी मेमोरीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमारे लिए खाली वो मेमोरीज इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारे इमोशंस को बहुत हिट करता है। इसलिए हम अपनी पुरानी फोटोज को, कपड़ों को या फर्नीचर को, हर वो चीज़ जो हमको अच्छे अच्छे मोमेंट्स, खराब तो हम भूलना चाहते हैं फिर भी भूल नहीं पाते, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे माइंड के लिए, वो हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो असल में वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपने भाई को मरता हुआ देखा था, तू मुझे छोड़ के चली गई, मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा। जो आप ऐसी चीज़ों को याद करते हैं ना, वो ध्यान रखिएगा, वो भूलने लायक चीज़ें हैं। खाली एक ही चीज़ है इस थिन थ्रेड ऑफ मेमोरी में याद रखने के लिए, और वो क्या है? जो भी चीज़ें आपको नज़दीक ले जा सकें, आपको क्यूरियस बना सकें, अपने आप को जानने के लिए या इस दुनिया की सफरिंग खत्म करने के लिए। अब सुनिए, जब हम किसी चीज़ को डाउट करते हैं, जैसे बहुत से लोग इस वीडियो को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मतलब डाउट इतना ज़्यादा है कि सुन भी नहीं पाएंगे। जब मैंने भी इस किताब को पहली बार उठाया था, तो लिटरली मेरा भी यही रिस्पॉन्स था कि ये क्या बकवास है। शुरू के 2-3 चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया जैसे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आया कि आप एक गुरु के पास बैठते हो और गुरु आपको गाइड करता है, उसके बाद आपकी प्योरिफिकेशन होती है। मुझे लगा होता होगा, लेकिन इतना साफ साफ कौन लिखेगा। और मुझे लगता था कि ये सब हिप्नोटिज्म में की हुई बकवास है। तो बेसिकली हमारा टूल है, माइंड का टूल है डाउट करना, ताकि वो खतरनाक को सेफ से डिफरेंशिएट कर सके। ये अच्छा है, इसलिए डाउट करना चाहिए। अगर आप डाउट नहीं करते हैं तो बहुत से मूर्खाधिराज आपको अपना फॉलोअर बना लेंगे, कुछ भी बोल करके। ऐसे अभी रिसेंटली मैं एक आदमी का वीडियो देख रहा था, नित्यानंद का, तो वो बोलता है कि मैं तो जानवरों को मंत्र बुलवा दूंगा, मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया है, जानवरों से मंत्र बुलवा लूंगा और बहुत जल्दी इस धरती पर नहीं, वो बोलता है कि मैं ही भगवान शंकर का अवतार हूँ। ऐसी ऐसी बातें जब सुनते हैं और आपका माइंड अगर डाउट नहीं करता है, तो आप बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना करके फॉलोअर बनाए जा सकते हो। और उससे भी क्या खतरा है, आपके ब्रेन में एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट नहीं हो पाएगी, नहीं आ पाएगा। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट क्या है? सच और झूठ के बीच में डिफरेंशिएट करना। ये प्राइमरी फंक्शन है हमारे ब्रेन का, कि जाने कि कौन सी चीज़ सच है, कौन सी चीज़ झूठ है। लेकिन उस प्रोसेस में हमारी इमेजिनेशन काम नहीं कर पाती। अब देखिए, ये जो सारी बातचीत हम कर रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं है कि मरने के बाद क्या यही होता है कि कुछ और होता है। ये एक इमेजिनेशन है जो किसी डॉक्टर ने किसी क्लाइंट के साथ में किया है और उसको लिखा है। अगर ये सच है और मुझे ये याद आ जाता है मरने के बाद, कैसे आएगा मुझे पता नहीं, तो बहुत काम की चीज़ हो जाएगी। सोचिए, अब आप आज सोने वाले हैं, सो करके जैसे ही अपने सपने की दुनिया में जाएंगे और अचानक से आपको याद आ जाए, कैसे आएगा उसके भी तरीके हैं, उसको कभी डिस्कस करेंगे। आपको याद आ गया मैं तो सपने की दुनिया में हूँ,
अगर ऐसा याद आ जाए तो क्या क्या हो सकता है? मोस्टली तो नींद खुल जाती है, लेकिन कहते हैं बहुत से योग की प्रैक्टिसेस आपके सपने की दुनिया में ही चलती हैं। बल्कि जो अभी एडवांस्ड रीसेंट मोस्ट साइंटिफिक डॉक्टर्स है जिन्होंने स्लीप को स्टडी किया है, वो बोलते हैं आप गए भाड़ में, आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जिस समय वो सो रहा होता है। इसलिए स्लीप को अपना काम करने दीजिए, ब्रेन को अपना काम करने दीजिए जिस समय सो रहा है। बट डाउट्स का मेन फंक्शन क्या है? यूजलेस और यूजफुल के बीच में डिफरेंशिएट करना। अगर ये याद रखेंगे और इस सीरीज को देखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये झूठ है तो कुछ टाइम के बाद वैसे ही मेमोरी भूल जाएगी, लेकिन अगर सच है तो क्या पता एक बहुत इंपॉर्टेंट दरवाजे का एक पासवर्ड हो। मैं सचमुच में शुक्रगुजार हूं डॉक्टर माइकल न्यूटन का, जिन्होंने इस सीरीज को बनाया है, मतलब इस किताब को लिखा है, क्योंकि मैंने देखा इसकी भाषा बड़ी मुश्किल है। उन्होंने अपने क्लाइंट से बात कर करके उसको बातचीत को एज इट इज लिखा। उसमें भी बहुत से नुआंसेस हैं, बहुत सी बारीकियां हैं जो आपको पीछे जा जाके याद करके लिखना होता है। क्योंकि जिस समय अपने क्लाइंट से बात कर रहे होंगे, हो सकता है उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसके बाद उसको नोट किया हो, फिर अपनी दिमाग से एक रिव्यूइंग किया हो कि क्योंकि उनकी भी तो अपनी पढ़ाई चल रही है, वो भी तो एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट रहे होंगे, तभी इस टॉपिक पर पढ़ रहे हैं और अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए और लाइफ के प्रति भी थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने ये सीरीज हमारे लिए बुक के फॉर्म में दी। इसके बाद एक और बुक है उनकी, डेस्टिनी ऑफ सोल्स। होपफुली अगर वो उन्होंने चाहा तो हम लोग शायद उसको भी आगे कवर करें। मुझे लगता है हो ना हो वो विस्पर करते होंगे वहाँ से। हमने पढ़ा था ना इसके पहले की सीरीज में कि गाइड्स या मास्टर्स विस्पर करते हैं, करो करो ये काम करो। अब मैं केस नंबर 25 की बातचीत डॉक्टर माइकल से जो हुई है वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप ये मान के चलें कि इसमें केस नंबर 25 आप हैं। जैसे मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने माना कि ये डॉक्टर आशीष शुक्ला मर चुके हैं, अब वो पैदा होने वाले हैं, अब वो इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि यही तरीका है कोई चीज़ सीखने का। बचपन में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा क्यों आप लोग करते थे, बट करते उसलिए थे। जब आप गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते थे और पापा मम्मी बनते थे तो वो खेलने के लिए नहीं था, वो समझने के लिए था कि आखिर करते क्या है पापा मम्मी। खाना बनाते हैं, ये लिटरली हम चीज़ों को खाली सोच करके या बोल करके नहीं कर पाते, उसको जी के कर पाते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे फिल्मों में आप करते हैं ना कि बाहुबली का अमरेंद्र बाहुबली मैं हूं, हर आदमी जब वो देखता है, चाहे बुढ़ा हो 100 साल का, तब भी वो बाहुबली वही सोचता होगा, तभी वो फील करता है उसको। और जो हीरोइन है सब हीरोइन हो जाती है, कॉमेडियन कोई नहीं बनेगा, विलेन कोई नहीं बनेगा। तो इस सीरीज के जो हीरो हैं वो आप हैं, इसको मान के चलिए। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें धरती पर आना ही है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बताओ मुझे। अब देखिए, जब हम लोग सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो इतना कम सोच पाते हैं और इतना गलत सोच पाते हैं, और जो भी गलती होती है उसको भर देते हैं फिलर से। हमारा मन जो चीज़ नहीं समझता, ये नहीं बताता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, उसको भर देगा फिलर से। मरने के बाद क्या होता है, हमने इसके पहले पढ़ा, हमारे गाइड्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं। तो ये आदमी कहता है कि मैं और मेरा ट्रेनर दोनों जब इस बात पे एग्री करते हैं कि अब जन्म होने का टाइम आ गया है, तब मैं विचार भेजता हूं, आई सेंड थॉट्स। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर लूं, एस्ट्रल प्लेन में केवल विचारों से हम बात करते हैं, वहां पर ये बातचीत, ये वोकल कॉर्ड की इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर भी हम करते हैं, अपने विचार दूसरे को देते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो विचारों को रिसीव करता है और सेंस करता है उतना डेवलप नहीं है वो पार्ट, इसलिए वो मिस हो जाता है। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही चलती है। हालांकि ये शब्द यूज कर रहे हैं थॉट्स इस किताब में, वी सेंड आउट थॉट्स, बट वहां पर ये एक उनको बात आई, एक अंडरस्टैंडिंग आई कि बहुत सब जन्म लेने का टाइम आ गया है। यहां तो हम लोगों को धरती पर अपनी बातचीत करनी है तो फोन करो मम्मी को, व्हाट्सएप करो, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। उसी चक्कर में हम लोगों को मोटिवेशनल इंटरव्यू जैसी चीज़ें
पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। अभी भी पता नहीं वो दुनिया का पार्ट कब बनेंगी, बट वहाँ पर टाइम आया पैदा होने का, और अब मेरा माइंड ये अंडरस्टैंडिंग भेजता है कोऑर्डिनेटर्स के पास। समझे नहीं? डॉक्टर माइकल बोलते हैं अभी तो तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी और तुम्हारी ट्रेनर गाइड के साथ बात हुई और तुम्हें पता है कि अब पैदा होने का टाइम आ गया। क्या तुम्हारे ट्रेनर गाइड और कोऑर्डिनेटर एक ही आदमी नहीं है? ये डॉक्टर माइकल ने अज्यूम किया कि दुनिया वो क्या है, कुछ नहीं, ऊपर सब हवा है, मरे सब जगह आदमी होगी और सब जगह गुरुज होंगे। गुरुज दुनिया में रहते ही हैं। हमारा दिमाग जो चीज नहीं समझता उसको भर देता है। तो ये आदमी कहता नहीं नहीं नहीं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स अलग होते हैं और हमारे गाइड्स अलग होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स को जब हम मैसेज पहुंचते हैं कि हाँ हम रेडी हैं, तब वो असिस्ट करते हैं गाइड्स को इन द प्रोसेस ऑफ बर्थ। तो ये अलग डिपार्टमेंट है और किसी भी डिपार्टमेंट में बात नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक थॉट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये आदमी एक ऐसी जगह चला गया जिसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सिलेक्शन। अब देखिए वहां पर तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। मुझे कुछ सोचना है, मेरा थॉट किसी के पास पहुंच गया, बोलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहां पर इस दुनिया में हर चीज बतानी पड़ती है, हर चीज समझनी पड़ती है, और उसमें भी जो चीज आज समझी है ना, कल सुबह तक भूल गया। इसलिए मैं इसको बोलता हूं द यूनिवर्स ऑफ ब्लाइंड फोल्ड, और कृष्णमूर्ति जैसे लोग इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ सफरिंग। लेकिन यह आदमी बोलता है, कुछ और ही नाम देता है, बड़ा अच्छा नाम है। यह आदमी नाम देता है उस जगह का रिंग। रिंग वैसे पता है ना किसको बोलते हैं? स्पोर्ट्स में जहां बॉक्सर्स बॉक्सिंग करते हैं उसको रिंग बोलते हैं। यहां पर आप आने वाले हैं जो एक रिंग है। डॉक्टर माइकल समझे नहीं, बोलते ये रिंग क्या है? बोलते हैं यहीं तो जा रहे हैं हम। उसका नाम है रिंग ऑफ डेस्टिनी, किस्मत की दुनिया, जहां पर हम गुलाम हैं किस्मत के, डेस्टिनी के। इनफैक्ट किस्मत बड़ी बायस्ड वर्ड है। डेस्टिनी इज बोथ। अगर आपके साथ कुछ सो कॉल्ड अच्छा हो रहा है या जो आपको लग रहा है खराब हो रहा है, दोनों के पीछे डेस्टिनी है। डेस्टिनी इज लेस बायस्ड, किस्मत इज मोर बायस्ड। इनकी किस्मत खराब थी जब बोलते हैं तो बायस्ड हो गया। ऐसा लगता है कि खराब चीज जब होती है तो आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टर माइकल अब थोड़ा सा क्यूरियस हो गए यहाँ पर। बोलते ठीक है मैं समझ गया, तुम इस दुनिया को, फिजिकल वर्ल्ड को रिंग ऑफ डेस्टिनी बोलते हो। क्या ऐसी केवल एक ही दुनिया है कि और भी है? तो ये आदमी अपने उसमें ट्रांस में है, रुकता है कुछ देर, आसपास देखने की कोशिश करता है। तो दो चीजें उसको पता चलती हैं। तो बोलता है होंगी, बट मुझे नहीं दिख रही। कौन सी दो चीज पता चली? एक तो होंगी, वो उसका इंट्यूशन बोल रहा है, उसको ये भी नहीं पक्का है कि नहीं है। और दूसरा मुझे दिख नहीं रहा है। हिप्नोटिज्म में एक बड़ी अच्छी चीज है, आपको जरूरी नहीं कि वो सारे एक्सपीरियंसेस एक साथ झेलना पड़ेगा। फिजिकल वर्ल्ड में ये ऑप्शन नहीं है। आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं, बात करते करते आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। आपको अपना फोन खोलना पड़ेगा ध्यान भटकाने के लिए, या आप खुजली करना शुरू कर देंगे। उस टाइम को झेलना पड़ेगा। इसी को बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है यू हैव टू पे द ड्यूज टू बिकम रिच। पैसा नहीं बोलते, ज्ञान बोलते हैं। नॉलेज लेना पड़ता है और उस नॉलेज के लिए टाइम लगता है। लेकिन जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं और पास में ले जाते हैं तो आप वहां से उठा करके कहीं और ले जा सकते हैं। तो ये आदमी अभी देख रहा था कि हाँ अब रिंग में जाना है। तुरंत डॉक्टर ने कहा ठीक है सुनो, अब तुम रिंग के अंदर आ जाओ, बहुत देर बहुत टाइम पास मत करो। जैसे मैं 1 से लेकर 5 तक गिनती करूंगा, 5 के काउंट पे तुम रिंग में चले आना। लेकिन वो रिंग में जाएगा नहीं, क्योंकि रिंग से पहले उसको कहाँ जाना है? प्लेस ऑफ सिलेक्शन। अब ये आदमी, डॉक्टर ने उसको बताया और वो पहुंच गया कहाँ? स्पेस ऑफ लाइफ सिलेक्शन। ये अलग चीज है। एक बच्चे को घर से जब स्कूल में छोड़ देते हैं, एक आदमी किसी होटल में चला जाता है, या कहना चाहिए आपका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होने वाला है तो वहां पर बिडिंग चल रही है, ऐसा कुछ जहां पर अलग कुछ है, ये वहां पहुंच गया। तो बहुत देर तक सोचता रहता है, मतलब शांत है, बोलता कुछ नहीं है। बोलता है हाँ मैं फ्लोट कर रहा हूं, उस रिंग की तरफ फ्लोट कर रहा हूं। और ये रिंग कैसा है? मैं तो मतलब मैंने आंख बंद कर लिया, आप लोग मत सोचिएगा आंख बंद है, वहां पर तो आंख की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप ठीक वैसे एक्सपीरियंस करते हैं जैसे आप सपने की दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं। मैं फ्लोट कर रहा हूं और जहां मैं पहुंच गया हूं ये एक सर्कुलर मॉन्स्टर बबल है, बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बबल टाइप का। डॉक्टर बोलते हैं अच्छा और बताओ, आगे बताओ फिर क्या हो रहा है? बोलते हैं कि यहां पर
कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है। देखिए, धरती पर हमें कहीं से कहीं जाना है तो पैदल जाना होगा, कार चलाना होगा, एक एनर्जी चाहिए होती है। वहां पर ऑटोमेटिकली रोड्स बने हुए हैं, जब टाइम आ जाता है तो वो हो जाता है। यहां पर भी ऐसे ही होता है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ। बोलते हैं यहां पर एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी फोर्स है और लाइट बहुत इंटेंस है और एक फनल जैसा है जिसमें कि मुझे सक किया जा रहा है। और हाँ, अब थोड़ा सा ये डार्क है। बेसिकली वो कहां जा रहे हैं? रिंग में जा रहे हैं। उस जाने के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तुम्हें डर लग रहा है क्या? मतलब डर काहे का, मैं पहले भी आ चुका हूं। अरे मजा आएगा। देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें से डिसीजन निकालते हैं, और एक वो होते हैं जो बोलते हैं काहे हुआ मेरे साथ ऐसा। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये दूसरे टाइप का आदमी है। इसको समझ में आ गया है कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा। ये जब मरा होगा तब बहुत जल्दी अपने मरने के एक्सपीरियंस से बाहर आ गया होगा। आपको पता है ना, जब हम मर के जाते हैं तो कहां जाते हैं? द प्लेस ऑफ ओरिएंटेशन। और वहां पर खास तौर से उनको बहुत टाइम लगता है जो धरती के एक्सपीरियंसेस को छोड़ नहीं पाते। लेकिन यहां पर ये पहुंच गया इन द स्पेस ऑफ सिलेक्शन। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अब तुम वहां पहुंच गए हो, तुम्हारा पहला इंप्रेशन कैसा है? अंदर में कैसा, तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या फील कर रहे हो? इसकी आवाज और धीमी हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है, लेकिन यहां पर जो एनर्जी है वो मुझे रिलैक्स कर रही है। ऐसा हम लोग के साथ अक्सर होता है। जब हम सपना देखते हैं तो कभी कभी तो नाइटमेयर्स आते हैं, डर लगता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, ऑलमोस्ट अब कभी नहीं होता कि मुझे सपने में डर लगे, क्योंकि शायद मुझे दिन में भी डर नहीं लगता, या तो बहुत कम डर लगता है। जैसे ही डर का फीलिंग आती है, एक एनर्जी बाहर से आ जाती है, कहीं और से आ जाती है, वो मुझे रिलैक्स करती है। हमारे साथ हमेशा डिवाइन फ्रैगमेंट तो है ही, हम उसको फील नहीं कर पाते। क्यों फील नहीं कर पाते? थिन थ्रेड ऑफ, एक धागा, मेमोरी, याद ही नहीं आता। ये जो धागा है इसको बुनना होता है। आपको कौन कौन सी मेमोरीज बचा के रखनी है उसको रिपीट करना होता है। इसलिए इस साल से 2025 से मेरा एक नया फॉर्मूला है। जो किताब आपको लगता है बहुत काम की है उसको 2 बार पढ़ो, हो सके तो 3 बार पढ़ो, हो सके तो 5 बार पढ़ो, जब तक कि उसकी चीजें आपके ब्रेन में बुन नहीं गई हो। भीनी भीनी बीनी चदरिया, कबीर कहते हैं ना। तो आपको कॉन्शियसली इस दुनिया को छोड़ने का रास्ता अपने ब्रेन के अंदर में बुनना होगा। और एक चीज और बोलते हैं, ये बोलते हैं मुझे एक ऐसी अवेयरनेस है जैसे कि कोई मेरे लिए बहुत कंसर्न्ड है, मेरी केयर करता है। कोई दिखता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे अकेला नहीं फील हो रहा है। मुझे अपने गाइड की, अपने ट्रेनर की प्रेजेंस फील हो रही है। देखिए, अभी आदमी अंदर घुस गया। अब जो उसको दिख रहा है बड़ा सा मॉन्स्टर बबल, सर्कुलर मॉन्स्टर बबल, डॉक्टर माइकल ये जानना चाहते हैं वो बबल कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस चीज का बना हुआ है, वो दीवार किस चीज से बनी हुई है। तो ये आदमी कहता है जो मेरे सामने जो रिंग है ना, उसमें ढेर सारे खाली स्क्रीन्स है। ऐसा है जैसे कि टीवी, बट वो सॉलिड नहीं है, खाली स्क्रीन्स है, और मैं उन्हीं को देख रहा हूं। डॉक्टर माइकल समझे नहीं, बोलते ये स्क्रीन कहां है? दीवार पे है। कहते नहीं नहीं, लगता है कि दीवार पर है, बट यहां पर कोई भी चीज सॉलिड नहीं है, क्योंकि जो अर्थ एलिमेंट है ना, वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में नहीं होता। 2 ही चीजें हैं इस दुनिया में जिसके ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता, और उसको आप देख सकते हैं। मतलब वो है तो एक ही चीज का पार्ट, स्पेस हो गया, उसके ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता। और दूसरा, एयर भी भारी हो जाती है, हल्की हो जाती है। तीसरा, फायर, जब आप जलाते हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ जलता है, उसका धुआं ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आदमी कहता है कि ये स्क्रीन लगता है सॉलिड, लेकिन वो सॉलिड वॉल का नहीं बना है, मिट्टी का नहीं है। एस्ट्रल प्लेन में ये एप्पल फैपल के स्क्रीन फेल है, बल्कि मुझे लगता है वहीं से आइडियाज आते होंगे नए नए स्क्रीन बनाने का। बोलते हैं यहां पर सब कुछ इलास्टिक है, स्क्रीन्स आर कर्व्ड अराउंड मी। अभी भी मुझे पता नहीं ये एआई को कितने साल लग जाएंगे कि हमारा पूरा घर स्क्रीन का बना हो। तब मोबाइल नहीं चलाना पड़ेगा ना, आप ऐसे स्क्रीन पे देख लेंगे जो कौन सी फिल्म देखनी। खैर, अगर आप मर जाएंगे तो देख सकते हैं। प्लस ये स्क्रीन ऐसा नहीं है कि एकदम एक स्थायी रूप से खड़ा है, वो कर्व कर रहा है और मूव भी कर रहा है, हिल भी रहा है।
अब डॉक्टर साहब किस चीज में इंटरेस्टेड हो गए? स्क्रीन में। मुझे स्क्रीन के बारे में और बताओ भाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहली चीज तो बताते हैं, वो ब्लैंक है, दिखता नहीं कुछ। हमारे धरती के स्क्रीन कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये स्क्रीन कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, खाली शिमर कर रहे हैं। शिमर करना मतलब चमकना है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा अब आगे आगे बताओ, बहुत देर तक ये ब्लैंक स्क्रीन मत देखो, आगे जाओ, अब बताओ क्या हो रहा है। तो बेचारा थोड़ा नर्वस हो जाता है, बोलता है ऐसा हमेशा होता है, एक साइलेंस आएगा और उसके बाद अचानक से ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, और मेरी स्क्रीन पे जो बड़ी सी स्क्रीन है चारों तरफ, उस पर फिल्में चलने लगती हैं और स्क्रीन में कलर्स दिखाई दे रहे हैं, एक्शन दिखाई दे रहा है, आवाजें सुनाई दे रही हैं, लाइट दिखाई दे रहा है, एक तरह से जिंदा स्क्रीन। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो अभी आज जब जाके सोएंगे तो दिख जाएगा वो स्क्रीन। हर रोज आप इस टाइप का स्क्रीन देखते हैं, मतलब एग्जैक्टली प्लेस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि आपने सेलेक्ट कर लिया अपने आप को, बट ऐसा ही सपने की दुनिया होती है, ऐसी होती है। आपके आसपास में आपको फीलिंग आती है। डॉक्टर माइकल ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर तुम कहाँ हो, कहीं बैठे हो, खड़े हो, कहाँ हो? तो ये बोलते मैं तो फ्लोट कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ, और ये चारों तरफ जहां भी देख रहा हूं वहां पर स्क्रीन है। तब तक से अचानक से चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये तो शहर जानता हूं मैं, स्क्रीन पे कोई शहर आया है, वो तो मैं जानता हूं, लखीमपुर दिख रहा है मुझको तो। याद है ना, मैं हूं, मतलब आप अपना शहर जोड़ लीजिएगा दोस्तों, आप भी अपना शहर देख लीजिएगा। डॉक्टर माइकल पूछते हैं आपको दिख क्या रहा है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क दिखाई दे रहा है। डॉक्टर माइकल पूछते हैं तुम्हें सही में न्यूयॉर्क दिख रहा है? तो ये आदमी कहता है हाँ न्यूयॉर्क दिख रहा है, असल में मैंने अपने ट्रेडर गाइड से पहले ही बात कर ली थी कि मुझे लगता है न्यूयॉर्क में भेजना दोबारा। मतलब थोड़ा सा ऐसा जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना, अब लखनऊ भेज ही रहे हैं तो होटल, ताज होटल ही बुक कर दीजिएगा, वही मुझे पसंद है, छोटा मोटा होटल नहीं। तो इनको भी न्यूयॉर्क जाना है। और प्लस इतना ही नहीं, उधर एक काफ़ी बदल गया है, पहले तो इतनी बिल्डिंगें नहीं थी, अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं और कार आ गई है, एक दो नहीं, पूरी स्ट्रीट्स भरी है, पे पे चा चा आवाजें आ रही हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा ठीक है, इसके बारे में बाद में, अभी न्यूयॉर्क में वापस आएंगे हम लोग। पहले ये मुझे बताओ तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, तुम्हें क्या करना क्या है? तुम ये स्क्रीन देख रहे हो, तुम्हारा काम क्या है अभी? देखिए ये जो स्क्रीन है खूब बड़ा सा है, लेकिन एक्चुअली ये स्क्रीन नहीं है, ये कुछ और है। प्लस कुछ ऐसा होने वाला है जो हम और आप की ये दुनिया में टेक्नोलॉजी शायद अगले 100 साल में या शायद 500 साल में आ जाए। हमारे इलॉन मस्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये आदमी कहता है कि एक जो स्क्रीन दिख रहा है वो तो है, लेकिन उसके बाहर ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चीज़ है। ऐसे मान लीजिए जैसे एक प्लेन में, हेलीकॉप्टर में बटन्स होते हैं, एग्जैक्टली बटन नहीं है बट कुछ है उसी तरह से। ये डॉक्टर माइकल कंफ्यूज हो गए, बोलते ये क्या बटन दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पे? अभी तो तुम कह रहे थे कि वो सारा का सारा स्क्रीन है जो पानी की तरह चमक रहा है, और अब तुम्हें बटन भी दिखाई दे रहा है। बोलते हैं अब जो दिख रहा है वो दिख रहा है, क्या करूं, यही मुझे दिख रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है परेशान मत हो, मुझे ये बताओ जो तुम्हें दिख रहा है बटन बटन जो भी है, उसके साथ तुम्हें करना क्या है? इलॉन मस्क न्यूरालिंक के जरिए अपने माइंड से कंप्यूटर चला पाने की ताकत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट बंदरों पे और सुअर पे कर चुके हैं। प्लस वो ये कहते हैं कि इसके जरिए हमारा माइंड हर चीज ठीक कर लेगा। किसी को लकवा मार गया है तो उसको हम ठीक कर देंगे, ऐसी ढेर सारे क्लेम्स करते हैं। बट मुझे लगता है मेनली उनका कंसर्न ये है कि कंप्यूटर्स इतने फास्ट चलते हैं कि उनको कंट्रोल करने का केवल तरीका हमारे पास उंगलियां हैं, बटन दबाते हैं, और क्या है? मुंह से बोल सकते हैं एलेक्सा ये खरीद दो वो खरीद दो, बट कंप्यूटर्स बहुत फास्ट हैं, तो अगर उनको कंट्रोल करना है तो माइंड की स्पीड चाहिए उनको। बट यहां पे ये बोल रहे हैं ये जो पैनल है इसको मैं अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता हूं। तो इसका मतलब ऐसा है जैसे कि तुम मूवी थिएटर में हो और ये प्रोजेक्टर चल रहा है और तुम उसको अपने माइंड से ऑपरेट करोगे। बोलते हाँ वैसे ही कुछ है, लेकिन सुनिए ये मूवी नहीं चल रही है, ये मेरी लाइफ चल रही है स्क्रीन पे। ये जो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट है यहीं पर मुझे जन्म लेना है। तो देखा जाए तो मैं स्क्रीन के जरिए कंट्रोल कर करके ट्रायल कर रहा हूं अपनी लाइफ की कि अच्छा ठीक है बचपन में क्या होगा, 20 साल का हो जाऊंगा तो क्या होगा, 50 साल की उम्र में क्या होगा। कपड़ा भाई भगवान कृष्ण ने तो कहा है ना, बॉडी कैसी है
कपड़ा, और खरीदने से पहले एक बार ट्राई तो करेंगे ना, भले बाद में छोटा पड़ जाए, आउट ऑफ फैशन चला जाए। अब ये शर्ट हमारी मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फैशन के बाहर चला गया, लेकिन पहनते तो हैं ही। तो आपको ट्रायल को एक मौका मिल रहा है। देखिए, ये जो पूरा चीज मैं बता रहा हूं ना, ये सुनने में जितना मुश्किल है, मुझे समझने और समझाने में उतना ही मुश्किल लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें डॉक्टर माइकल न्यूटन का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसी चीज को उन्होंने पेंट किया है। अगर मान लीजिए कहानी भी है, तब भी इतनी सुंदर कहानी लिखने की कोशिश की है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, अच्छा तुम ये कहोगे क्या, तुम यही कहोगे कि जो बड़ी सी स्क्रीन है और उसके बाहर कंट्रोल पैनल है, ये सब एक कंप्यूटर की तरह है? मैं भी कहता हाँ, कंप्यूटर जैसा ही है, लेकिन ये एक ट्रैकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। थोड़ा समझिएगा। अभी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है ये जो कैमरा मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें अगर मैं मुंडी यहां करूंगा तो एक ट्रैकिंग सिस्टम लगी है जो कैमरे को मेरे मुंडी की तरफ ले जाएगा। मेरे सैमसंग के फोन में आ चुका है ट्रैकिंग सिस्टम। बल्कि मेरा तो मानना यह है कि दुनिया में ढेर सारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं उसमें ट्रैकिंग सिस्टम है और लोगों को ट्रैक करते रहते हैं। लेकिन यहां वो जो स्क्रीन है, ये इस आदमी के माइंड को ट्रैक कर रहा है। थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड है, और ट्रैक करके वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये है कि आपको स्क्रीन में देख रहे हैं और आपको लगा कि ये सीन बोरिंग है, खट से स्क्रीन वो वाला सीन हट गया। मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब यूट्यूब पे जाकर के डबल क्लिक करना पड़ता है, तो खाली 10 सेकंड का पास होता है। लेकिन अगर वो सिस्टम आ जाए यहाँ पर धरती पर, तो हम लोग देखेंगे अच्छा ये जो बोरिंग फिल्म बनाई है, जितना भी बोरिंग पार्ट मुझे बोरिंग लगने वाला हटा दो, जो अच्छा पार्ट है वो लगाओ। लग गया माइंड से सब कुछ। उंगली की जरूरत नहीं। मुझे लगता नहीं फिर उंगली बनेगा भी क्यों, मेरी उंगली खत्म हो जाएगी जब यूज नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगी। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये क्या कन्वर्ट करता है, क्या चीज है जो ट्रैक करके कन्वर्ट करता है? बोलते हैं मैं जो कुछ भी यहां से सोच रहा हूं, मेरे कमांड्स वो वहां जो स्क्रीन में चल रहा है, मैं उसको देख करके ट्रैक कर सकता हूं और कंट्रोल कर सकता हूं। उस टाइम पीरियड को मैं शिफ्ट कर सकता हूं अपने हिसाब से। बोलते ठीक है, अब अपने आप को ऐसा करो, उस पैनल पे अपने आप को पोजीशन कर लो और वहां पर ऑपरेटर बन के मुझे बताओ, जो भी चीज तुम कर रहे हो उस पर मुझे बताओ। तो आदमी बहुत देर तक शांत रहा, आ गया पोजीशन में। हाँ, अब मैंने कंट्रोल ले लिया है और मुझे दिख रहा है लाइंस, और वो भी लाइंस कोई बनाया नहीं है, ऐसे बीच बीच में कन्वर्जेंस है। जैसे हमारी बॉडी में ना, आप लोग कभी अगर एनाटॉमी की कोई वीडियो देखेंगे कहीं, क्योंकि एनाटॉमी अपने आप में बड़ी, जो डिसेक्शन होता है डेड बॉडी का, तो उसमें मसल्स के बीच में फाइबर्स होते हैं, तो उनको फाइबर्स को अलग करना पड़ता है। एक तरह से शीट होती है, वो भी टिश्यूज की बनती है, सेल्स की बनती है। ऐसे ही यहां पर भी जो मटेरियल का बना दिख रहा है वो, उसमें बीच बीच में एनर्जीज की कन्वर्जेंस है बोलते हैं। और ये लाइंस जो है ना, एक तरह से टाइम बताती हैं, और मैं इन स्क्रीन के जरिए अलग अलग समय में जा सकता हूं। वहां जाकर के ये क्या बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए, हमारे को इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए और एक योगी बनने के लिए, मेडिटेटर बनने के लिए डीप थिंकर बनना पड़ेगा। मुझे लगता था आज तक मैं ध्यान सिखाता हूं, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है ध्यान तो आपको होगा जब आपका ब्रेन बहुत समझदार हो जाएगा। और समझदार का मतलब ये नहीं कि आप ढेर सारा शब्द बोल सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप बहुत समझदार हो जाते हैं तो आपको कम से कम शब्द बोलने पड़ते हैं, और जब आपको बोलना होगा तो किताब लिख डालेंगे आप, कृष्ण की तरह। मतलब आपका ज्ञान, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि उसके शेप अलग होते होंगे जब ब्रेन में कोई चीज आप समझते हैं। और मुझे यह भी लगता है कि मुझे उसकी आदत पड़ गई है, तभी मैं अलग अलग टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को उठाता हूं और उसको पढ़ने की कोशिश करता हूं कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पेरेंटिंग में क्या हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे ब्रेन में खाली थॉट्स की आदत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की आदत आ गई। बट ध्यान इससे भी गहरा है। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि डीके ब्रेन्स पे जाकर के अगर आप इन वीडियोस को स्टडी करते हैं, खाली सुनते नहीं हैं, तो आपके ब्रेन की डेंसिटी बढ़ेगी, एबिलिटी टू थिंक डीपर आपको आएगा। तो जाकर ट्राई आउट करिए। ठीक है दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे।
इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, नमस्कार।